नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम दीर्घ संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारी जो अगली संधि है वो पड़ेगी हम गुण संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो हमेशा आपके ये काम आता रहेगा। इसको हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे। गुण संधि कौन सी संधि है? गुण संधि, अर्थात जिसमें गुण आदेश होगा। हमने वर्णमाला पढ़ते हुए 4 मिश्रित वर्ण पढ़े थे। हिंदी वर्णमाला में हमने 4 मिश्रित वर्ण पढ़े थे। कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। उसमें जो ए और ओ है, कौन कौन से वर्ण? ए और ओ। यहाँ पे उनको ही गुण आदेश होगा। मैंने आपको कहा था कि आप हिंदी वर्णमाला अगर एक बार अच्छे से जान लेंगे तो संधि पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। यदि आपने हिंदी वर्णमाला अभी तक नहीं पढ़ी है तो चैनल में आपको सबसे पहली वीडियो हिंदी वर्णमाला की मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखें। अब गुण संधि के बारे में देख लेते हैं। तो 2 सूत्र सबसे पहले आपको याद रखने हैं। पहला सूत्र है अदेंग गुणः। क्या सूत्र है? अदेंग गुणः। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने इस सूत्र का अध्ययन किया है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत अर्थात अ, एंग अर्थात एंग प्रत्याहार, ए और ओ, ये जो है वो गुण संज्ञक होते हैं। अर्थात यहाँ भी गुण की बात आएगी, वहां इन तीनों की बात आएगी। कौन कौन से? अत और एंग। अत अर्थात अ और एंग के अंतर्गत ए और ओ वर्ण। अब दूसरा सूत्र है आद गुणः, जो कि गुण करता है। आद गुणः। आद गुणः क्या सूत्र है? इसको आप बिल्कुल साधारण शब्दों में हिंदी भाषा में ही समझिए कि अ तथा आ, अ अथवा आ कोई भी हो, अ अथवा आ वर्ण के परे अगर ई अथवा ई, दीर्घ ई, अ से आपको दोनों प्रकार के अ, ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों प्रकार के अ, और ई से भी आपको दोनों प्रकार के ई का ग्रहण करना है। तो अ वर्ण के परे, अर्थात आप कह लीजिए कि पूर्व पद में अ हो, उत्तर पद में, पूर्व पद के अंतिम में अ और उत्तर पद के पूर्व में अगर आपको ई दिखाई दे कहीं, तो वहां पे आपको गुण आदेश करना है। इन दोनों को क्या गुण होगा? तो इन दोनों को ए गुण हो जाएगा। मिश्रित वर्ण पढ़ते हुए भी हमने जाना था कि अ और ई, इनके संयोग से जो है वो, इनके मिश्रण से ए जो है वो आपका स्वर बनता है। तो वही बात यहाँ सूत्र के माध्यम से बताई गई है कि अ अथवा ई, ये आपको कहीं मिल जाए तो इनके संयोग से आपको क्या करना है? ए वर्ण इनके स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे? गुण आदेश। तो इसका इसीलिए इस संधि का नाम गुण संधि रखा गया। फिर अगला नियम क्या बताता है कि अ अथवा आ, वहीं पे वही बात है कि अ किसी भी प्रकार का हो, अ वर्ण के पर अगर अ वर्ण के उत्तर में अगर आपको उ मिल जाए तो उसके स्थान पर ओ आदेश होता है। वही मिश्रित व्यंजन वाली बात। ओ कैसे बनता है? तो अ और उ के संयोग से ओ बनता है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला सही से पढ़ी है तब भी आप इसे बिना मेरे समझाए भी आप इसे समझ गए होंगे। फिर अगला एक नियम है। वैसे तो इस सूत्र के अंतर्गत यही 2 आते हैं, परंतु संस्कृत में एक फिर सूत्र है उर्णरपरः। क्या सूत्र है? उर्णरपरः। वो भी गुण का ही आदेश करता है। उसे भी आप समझ लीजिए कि अ वर्ण के परे अगर री वर्ण आ जाए तो री के स्थान पर अर आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अर आदेश होता है। अर में आप ध्यान रखिएगा, रॉ पूरा नहीं होगा। अर का रॉ जो है वो हलंत होगा, अर्थात रॉ में इसमें और नहीं जुड़ा होगा। ये व्यंजन है, मूल रूप से व्यंजन जैसा लिखा जाता है वैसे ही आप इसे लिखेंगे। फिर अ और आ अथवा इसके परे जो है वो लृ, जो आपका संस्कृत में लृ स्वर है वो आ जाए तो लृ के स्थान पर अल आदेश होता है। अ और लृ दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है? अल आदेश होता है। ये आपने आप इसका एक साधारण शब्दों में नियम पढ़ा। क्या नियम है? अ वर्ण के परे और किसी प्रकार का और उसके परे उत्तर भाग में यदि ई वर्ण आ जाए, ई ह्रस्व अथवा दीर्घ, तो उसके स्थान पर ए, और अ के परे उ तो उसके स्थान पर ओ, और अ के परे री तो उसके स्थान पर अर, और अ के परे री तो उसके स्थान पर अल। ये 4 बातें आपने याद रखनी है। ए, ओ, अर और अल, ये आपके गुण संज्ञा में आपके ये काम आएंगे। यही आपके आदेश होंगे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। पहला हमने बात कही थी कि अ वर्ण के परे ई आ जाए तो उसके स्थान पर ए आदेश होता है। जैसे सुरधन इंद्र। क्या है? सुरधन इंद्र। सुर अर्थात देवता और इंद्र अर्थात उनका राजा, उनका अधिपति। तो देखिए, सुर अर्थात सुर में जो सुर शब्द आपको एक एक वर्ण का इसका विश्लेषण करेंगे। वैसे तो इतना विश्लेषण की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आप एक बार इसे समझ लेंगे तो कोई भी आपको बिल्कुल, यदि आप संधि के बारे में कुछ नहीं जानते, वर्ण विचार के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आप इसे समझ जाएंगे। सुर में जो आपको दिखाई देगा, ये सुर कैसे बना है? तो स, उसमें जब उ स्वर जुड़ता है तो सु,
र में जब अ स्वर जुड़ता है तो र पूरा होता है। ये हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ते पढ़ते और संस्कृत वर्णमाला पढ़ते पढ़ते जाना है कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो व्यंजन है अन्वग होती थी व्यंजन, क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वरों के साथ ही मिलकर पूरे होते हैं, नहीं तो वो अधूरे हैं। तो र व्यंजन पूरा कैसे हुआ, जब इसके साथ अ जुड़ा तब ये बना स्वर और इंद्र। आगे है इंद्र, तो ई न द और र और उसमें अ, फिर साथ में विसर्ग। तो इस प्रकार आप इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं कि यहाँ र में अ है, अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी, स्वर व्यंजन अच्छे से नहीं जानते, तो आप नहीं जान पाएंगे कि इसमें र में अ है। आप बोलेंगे र में तो र ही है, अ कहाँ है, परंतु आपने जाना है कि व्यंजन जो है वो स्वरों के बिना अधूरे है, अतः इसमें जो स्वर है वो कौन सा स्वर है, अ है। अब सु में कौन सा स्वर है, तो ऊ है। इस प्रकार आप स्वरों को हमेशा देखिए। यहाँ पे र में क्या है, यहाँ पे आपको अ मिल गया, और उत्तर पद में पूर्व पद क्या मिला आपको, उत्तर पद का पूर्व वर्ण मिला आपको ई। तो स्थिति क्या थी, सूत्र ने क्या कहा था, अ वर्ण के परे अगर आपको ई मिल जाए तो दोनों के स्थान पर आपको ए आदेश करना है। क्या आदेश करना है, ए वर्ण आदेश करना है, तो वही आप इसको आदेश कर देंगे। फिर स्थिति क्या बनेगी, स उ र और इनके स्थान पर ए न द र और अ साथ में विसर्ग। फिर इनका संयोग करेंगे तो सौ में उ जुड़ जाएगा तो सु बन जाएगा, फिर र में ए जुड़ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, न द र और इनको संयोग करके आपके पास बन जाएगा सुरेंद्र। क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। तो यहाँ पे आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि हमने र के अ को और ई को अ धन ई, इसको क्या आदेश कर दिया, ए आदेश कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास सुरेंद्र। क्या बन गया, सुरेंद्र। उसी प्रकार देख सकते हैं आप रमेश। दूसरा एक उदाहरण है, क्या है, रमेश। रमाधन ईश, रमा का जो ईश है, रमा के जो ईश है वो है रमेश। तो रमा यहाँ पे जो है वो दीर्घ रूप में लिखा गया है, जिसे आ भी कहते हैं, और उसके उत्तर में आपको ई दिखाई देगा, ये भी दीर्घ है। तो आ और ई इनके संयोग से भी क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इनके संयोग से भी ए ही वर्ण होता है, ए ही गुण आदेश होता है। तो अ, आ और ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया, तो ए जुड़ गया म में तो बन गया, यहाँ पे आगे शेष रह गया श, तो बन गया आपका रमेश। क्या बन गया, रमेश। यही गुण संधि है आपकी। एक उदाहरण आप समझ जाएंगे तो बाकी सारे उदाहरण तो आप खुद भी आप हजारों उदाहरण बना पाएंगे। फिर देखते हैं उ वर्ण का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे परधन उपकार हो। क्या है आपका, परधन उपकार हो। तो पर में क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पे पर में अ दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है क्यों इसमें अ है, ये बार बार मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पर में अंतिम वर्ण अ है और उसके परे उत्तर पद का जो है वो प्रथम वर्ण उ है, तो अ और उ के स्थान पर ओ आदेश, अ और उ के स्थान पर ओ आदेश जब आपने किया तो क्या बन गया, पर धन ओ धन पकार हो। इस प्रकार तो संयोग करके परोपकार हो। क्या बन गया, परोपकार हो। जैसे सूर्योदय सूर्योदय चंद्रोदय, इस प्रकार सूर्योधन उदय। तो सूर्य में जो अंतिम वर्ण है वो है अ, और उत्तर में है उ, और उ को ओ आदेश, तो सूर्योदय। इसी प्रकार चंद्रोदय। कुछ भी आप कितने ही उदाहरण इसके आप देख सकते हैं, या दैनिक जीवन में आप इसके उदाहरण उपयोग में लाते हैं। फिर ऋ का उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे महाधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि, महान है जो ऋषि वो हो गए आपके महर्षि, जैसे महर्षि नारद। फिर या देवर्षि नारद, उनको महर्षि भी बोल सकते हैं, देवर्षि भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो महाधन ऋषि, महा में क्या है, अंतिम वर्ण आपका आ दिखाई देगा, उसके परे स्वर है आपका री स्वर है। आ और री के स्थान पर क्या दिखा था, तो अर आदेश। आ और री के स्थान पर जब अर आदेश आपने कर दिया तो इस प्रकार की स्थिति बनी कि म उसमें अ जुड़ा है, तो म अ ह, और इसके स्थान पर आपने आ और री के स्थान पर अर आदेश कर दिया, फिर श ई और अंत में जो है आपकी विसर्ग है। अब इसको संयोग करेंगे तो जो ह यहाँ पे ह में अ जुड़ जाएगा, र क्योंकि आधा है तो श, जो ई इसमें जो जुड़ा है ह्रस्व ई, तो जो आधा अ होता, आधा र होता है वो हमेशा सिर पर इस प्रकार बैठ जाता है। तो स्थिति बनेगी हमारी संयोग करके महर्षि। इस प्रकार ये मैंने आपको एक बार पहले भी बात बताई है कि यदि र आधा होगा तो वो सिर पर यहाँ पे इस प्रकार उसकी मात्रा लगाई जाती है, यदि र पूरा होगा तो उसकी मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। फिर देख लीजिए लृ का उदाहरण, लृ वर्ण का उदाहरण,
जैसे मैं रॉ का ही आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे हम लिखते हैं प्र एक उपसर्ग है, तो प्र में किस प्रकार आपकी स्थिति है, तो प्र में प आधा है, रॉ के साथ जो है वो अ जुड़ा है, तो रॉ आपका स्वर वाला व्यंजन हो गया। इस प्रकार आप रॉ को पूरा बोल सकते हैं। फिर देखते हैं आप तव धन लृकार, क्या है, तव धन लृकार, तव में अंतिम जो आपका स्वर है वो है अ, और उत्तरबद का पूर्व जो स्वर है वो क्या है, लृ। लृ भी संस्कृत में एक स्वर है, अ इ उण ऋ लृक, इस प्रकार वहां पे लृ भी एक स्वर है, तो अ और लृ के स्थान पर अल आदेश, तो क्या बन जाएगा हमारा तवलकार, क्या स्थिति बन गई, तवलकार। इस प्रकार आप इसके अनेकों ही उदाहरण, असंख्य तो सैकड़ों उदाहरण तो आप इसके मतलब दैनिक जीवन में भी उपयोग करते ही होंगे। इसी प्रकार आप सारे उदाहरणों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल 1 से 2 उदाहरण समझने की आवश्यकता होती है। फिर भी आपके कोई संशय है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आपके लिए ये एक होमवर्क समझ लीजिए, आपके लिए एक कार्य है कि आप इसको कमेंट में अवश्य बताएं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे महेशः, सर्वोदयः, देवर्षि और तवलदन्तः, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अपने से भी कोई ना कोई 10 से 12, यदि आप अभी नए विद्यार्थी है और इसका गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो अपने से हर एक, जिस प्रकार रि और लृ के तो आपको कम उदाहरण मिलेंगे, परंतु इसके आप 10 उदाहरण कोई अपने से जरूर बताइए। तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कोई प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।